नेक्स्ट एक सिंपल बार डायग्राम दिया हुआ है और एक बार के अंदर 3 कलर्स में 3 चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई है। तो इसने पूछा कि क्या चीज़ है, कैसा बार डायग्राम है। सो इट इज़ अ कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। कैसा बार डायग्राम है? कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, ठीक है, जिसमें फ्लोरिडेटेड गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये अलग अलग कलर से एक ही बार के ऊपर अलग अलग क्यूब्स में रिप्रेजेंट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज इमरजेंस ऑफ न्यू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस अकर। तो ये डिजीजेस होती हैं, दे अकर इन सोशल इंजीनियरिंग फेज, राइट। विद advances in preventive medicine and the practice of public health, the pattern of disease began to change in the developed world. Many of the acute illness problems have been brought under control. However, the old problems were solved. New health problems in form of chronic diseases, that is cancer, diabetes, cardiovascular diseases, alcoholism, drug addiction, they have developed, right? Especially in affluent societies, this problem could not be tackled by traditional approaches to the public health such as isolation, immunization or disinfectants, or not these can be explained on the basis of germ theory. A new concept is this, all right, social engineering phase, कि नई डिजीज़ ये इमर्ज कर रही हैं क्योंकि हमारा जो पुराना पैटर्न है डिजीज़ का और नया पैटर्न जो है डिजीज़ का वो डिफरेंट लाइफस्टाइल बेस पे बेस्ड है, राइट। तो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये नई डिजीज़ेस और फूड चेंज करने की वजह से, अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से ये डिजीज़ अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, डबल ब्लाइंडिंग रिड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग बायस। डबल ब्लाइंडिंग से मतलब ना इंटरव्यूअर को पता है ना आपका एग्जामिनर को पता है। इट इज़ रिमूविंग द इंटरव्यूअर बायस, क्योंकि इंटरव्यूअर अपना खुद का एक हाइपोथेसिस बना लेता है किसी दूसरे बंदे के लिए, ठीक है, जिससे कि जो इन्फ्रेंस है, जो हमारा हम ट्रायल कर रहे हैं या कोई भी चीज़ चेक कर रहे हैं उस पर उसके बायस का इन्फ्लुएंस होता है। सो रैंडमाइजेशन एंड डबल ब्लाइंडिंग कैन रिड्यूस द इंटरव्यूअर बायस। नेक्स्ट एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ABCD रिप्रेजेंट किया है एक रेड स्ट्रिप के ऊपर, ऑलराइट। इन द कोर्स ऑफ डिजीज, A इज डिजीज ऑनसेट, B इज डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग, C इज यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस एंड D इज द फाइनल आउटकम, ठीक है। तो B और C के बीच में जो डिफरेंस है, यानी डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग एंड यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस, इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। दिस इज नोन एज लीड टाइम। व्हाट इज इट नोन एज? लीड टाइम। नेक्स्ट, लीड टाइम, इट इज डिफाइंड एज द एडवांटेज गेन्ड बाय स्क्रीनिंग, ठीक है, दैट इज लीडिंग द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। लीड टाइम इज द एडवांटेज गेन्ड बाय स्क्रीनिंग, दैट इज द पीरियड बिटवीन द डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन। पीरियड बिटवीन द डायग्नोसिस एंड द अर्ली डिटेक्शन, ये वाला टाइम, ठीक है। It is usual outcome of the disease. A is the usual outcome of the disease. B is the outcome that is to be expected when the disease is detected at the earliest possible moment. जो हमारा B और A के बीच में जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं कुछ भी नहीं। जो B और C के बीच में टाइम होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टाइम, राइट। जब फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट डिजीज का दिखना शुरू हो जाएगा और फाइनल क्रिटिकल डायग्नोसिस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग टाइम, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट और यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस के बीच में भी कॉल इट एज लीड पॉइंट और लीड टाइम, ओके। नेक्स्ट, अ रेडियोग्राफ शोज डिस्टिंक्ट लाइट एंड डार्क एरियाज विद हाई कॉन्ट्रास्ट, दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट? लाइट एंड डार्क एरियाज ऑफ हाई कॉन्ट्रास्ट आर रेफर्ड टू एज शॉर्ट ग्रे स्केल, दे आर रेफर्ड टू एज शॉर्ट ग्रे स्केल। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज व्हाट? SI यूनिट एब्जॉर्ब डोज की होती है ग्रेस, right, GRAY. Next, which variant of malignant melanoma shows only a vertical growth pattern or vertical growth phase, right? तो आंसर है nodular melanoma. Next, identify the disorder. हमें एक रेडियोग्राफ दिया गया है जिसमें एक प्रोजेक्शन ऑफ एनामल दिखाई गई है लाइक ए कस्प ऑन इंसाइजर, ठीक है, लोअर इंसाइजर। तो पूछा रहा है कि क्या चीज़ है ये? दिस इज मोस्टली अ टैलेंस कस्प, राइट। इट इज़ नॉट डेंस इंडेंटेड, इट इज़ नॉट टॉरोडोंटिज्म, इट इज़ नॉट डायलेसरेशन, इट इज़ टैलेंस कस्प, क्योंकि एनामल का ईगल शेप्ड कस्प जो है वो एक्सरे के ऊपर दिखाई दे रहा है। टैलेंस कस्प इज ऑल्सो नोन एज ईगल्स टैलन. इट इज एन एक्स्ट्रा कस्प ऑन द एंटीरियर टूथ which arises as a result of evagination, not invagination, it is evagination of the surface of crown before calcification has occurred. Next, hyaline ring structure is seen where? हाइलिन रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर के अंदर. हाइलिन रिंग स्ट्रक्चर इज अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर विद द लुमाइना ऑफ वेरिंग साइज. जो
इसका लुमाइना होता है ये बहुत ज़्यादा साइज का वेरी करता है, लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ कोलमना टू क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स दैट हैव न्यूक्लिया दैट आर वेरिंग इन पोलराइजेबिलिटी अवे फ्रॉम द ल्यूमन. ऑलराइट, हाइलिन रिंग इज एन eosinophilic rim of varying thickness of several ducts, and this hyaline ring is seen in adenomatoid odontogenic tumor. Next, crystal theory growth in fixed orthodontics indicates what? Crystal theory growth indicates bonding of brackets. The technique of crystal growth, as demonstrated by Smith and Cartz, CARTZ, are based upon the mixture of polyacrylic acid and the residual sulfate ions. After the use of polyacrylic acid with residual sulfate, provided the retention areas in the enamel similar to phosphoric acid etching with less risk to enamel damage at debonding. कह रहा है कि पॉलीएक्राइलिक एसिड जो है वो लेस डैमेज कर रहा था टू द रिटेंशन एरियाज ऑफ द इनामल, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड के एच इनामल सरफेस जो है वहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ जो है इनामल के सरफेस पे देखी जा रही थी. Next, read the following statement and choose the best option below. Statement 1 is adductive osseous surgery includes procedure directed at restoring alveolar bone to its original level. Statement 2 is subtractive osseous surgery is designed to restore form of pre-existing alveolar bone to the level present at the time of surgery or slightly more apical to this level. Both the statements are true. ठीक है, अगर हमारी बोन कम है तो we will go for adductive bone surgery. अगर हमारी बोन ज़्यादा है, कॉन्टूर ज़्यादा आ गया या फिर बाहर कोई ओवरबल्ज ज़्यादा है तो वी विल गो फॉर सब्सट्रैक्टिव osseous सर्जरी. नेक्स्ट, पेरी इम्प्लांट बायोलॉजिकल विड्थ इज व्हाट? पेरी इम्प्लांट बायोलॉजिकल विड्थ इज मोर देन दैट ऑफ द biological width that is around a natural tooth. Let's read the anatomical difference between the normal sulcus and the peri-implant sulcus. Peri-implant mucosa is composed of keratinized oral epithelium, sulcular epithelium and junctional epithelium, as well as the underlying connective tissue. The soft tissue interface is made up of epithelium and the underlying connective tissue, which includes biological width, that is height of the attachment apparatus. कितनी height attachment apparatus की है, that is known as biological width. अब average dimension जो होता है that is 2.04 millimeters. It is composed of supraalveolar connective tissue, junctional epithelium attachment, but there is a difference between the implant surface and the epithelial cells with hemidesmosomes in the basal lamina, alright, leading to a deeper sulcus in implant compared to that found around a natural teeth in a healthy situation. Additionally, the healthy situation, a weaker circular attachment around implants allows the movement of the periodontal probe through the biological width until the probe contacts the bone, in such as it is a reliable method of determining the periodontal health of implants. The clinical implication in relation to this is that because of the biological width around the implants is increased when compared with the teeth, greater sulcus depth are to be expected. क्योंकि biological width जो है around the implant वो increase कर रहे हैं as compared to teeth, तो circular depth जो होगी वो greater होगी rather than expected. Normal physiological probing depth can be more than 4 to 5 mm around the dental implant, whereas with teeth there is increased pocket depth. Usually that is diagnosed as pathologic. In addition, the bleeding on probing with dental implants may not always indicate disease, whereas bleeding on probing around the normal teeth usually indicates an increased inflammatory state. Next, periodontitis of the sixth complication of which disease? Periodontitis is sixth complication of diabetes mellitus. 4 diseases दी हुई हैं: coronary artery disease, COPD, then was diabetes mellitus, and then is hyperthyroidism. Alright, 5 classification of diabetes mellitus include: first क्या होता है microangiopathy, second में there is nephropathy, third is neuropathy. नेफ्रॉन गए, न्यूरॉन्स गए, माइक्रो जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे एंजियोपैथी हो जा रही है वहाँ पे, ठीक है. उसके साथ फोर्थ देयर इज मैक्रोवैस्कुलर डिजीजेस ड्यू टू माइक्रो एंजियोपैथी, ऑलराइट, एंड देयर इज डिलेड वुंड हीलिंग. Periodontitis is considered as sixth complication of diabetes, more severe in uncontrolled diabetes. Next, keystone pathogen in periodontal disease is which pathogen? Keystone pathogen in periodontal disease is P. gingivalis. Alright, P. gingivalis. 4 ऑप्शन दिए हैं: gingivalis, denticola, forsythis या फिर all of the above. तो P. gingivalis is the key pathogen in periodontal disease. Though all of the above organisms are organisms of red complex, P. gingivalis is implicated as the keystone pathogen.
in keystone pathogen hypothesis that certain low abundance microbial pathogens can orchestrate the inflammatory disease by remodeling normal benign microbiota into a dysbiotic one. P. gingivalis subverts the host's immune system and the changes in microbial plaque composition of the dental plaque, ultimately leading to periodontal bone loss. On this basis, P. gingivalis was labeled as keystone pathogen. This means that P. gingivalis is an organism that is central to the disease process even when it is at a relatively low abundance. Next, the circumflex artery supplies what? Circumflex artery supplies the left atrium. All right. The circumflex artery is one of the two branches of the left main coronary artery. The circumflex artery is responsible for blood supply to the left atrium. Okay, and the posterior lateral aspect of the left ventricle, left atrium और posterior lateral aspect of the left ventricle उसको circumflex artery जो है सप्लाई करती है। जबकि एक और आर्टरी होती है हमारे पास, दैट इज LAD जो होती है वो लेफ्ट असेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी होती है, वो सप्लाई करती है टू द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज विडो मेकर, क्योंकि ये आर्टरी अगर गई तो विडो हो जाती है, मतलब जो पर्सन है दैट विल बी गॉन अप एंड द वाइफ विल बी विडो। Next question, nasal antrostomy is done from which meatus? Nasal antrostomy, it is done from inferior meatus. Okay, antrostomy is the surgical operation to produce a permanent, semi-permanent artificial opening to an antrum in the bone so as to providing drainage to the fluid. Nasal antrostomy is usually done at the level of middle meatus to inferior meatus of the nose so as to facilitate the drainage. अगर ये हमारे पास पूरा एंट्रम है तो दिस इज आर मिडिल मीएटस से ड्रेन कर रहा है, ठीक है। सो एंटेरोस्टोमी इट इज़ डन फ्रॉम द मिडिल मीएटस टू द डाउन, बिल्कुल इन्फीरियर मीएटस, ताकि यहाँ से ईजिली जो ड्रेनेज का पाथ है वो बनाया जा सके, राइट, और ड्रेनेज फ्लूइड ईजिली जो है वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट, विच आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी दैट इज डैमेज इन द टीरियन रीजन? टीरियन रीजन में तो आर्टरी most commonly damaged is the middle meningeal artery. All right, the trauma to the skull in the area of the terion causes rupture of the middle meningeal artery, leading to a life-threatening case of hematoma. Epidural hematoma का life-threatening case आ जाता है। टीरियन जो आगे वाली पुपड़ी वाला हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रॉमा हो गया तो इट इज़ मैक्सिमम चांसेस कि middle meningeal artery will be damaged. Next, which of the following muscles is not involved in formation of मॉड्यूलस? मॉड्यूलस जो होता है कि हमारे मुंह के अराउंड जो रिंग होता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। ऑलराइट, तो ऑप्शन जो दिए हैं, ज़ाइगोमैटिक मेजर जो है वो स्माइलिंग में हेल्प कराता है, बक्सिनेटर भी हेल्प कराता है, डिप्रेसर एंगुलर ऑरिस जो है वो मुंह को बंद कराने में हेल्प करवाता है, ऑलराइट, बट ज़ाइगोमैटिकस माइनर जो है वो नहीं होता इसमें। मोडियोलस, ठीक है, इसके अंदर कुछ नोन मसल्स आते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मस्कुलर नोड, इट इज़ नॉट सो नोन एज कियाज्मा ऑफ फेशियल मसल्स. It is also located lateral and slightly superior to the angle of the mouth. Located laterally and slightly superior to the angle of mouth. Muscle fibers attached in modulus are buccinator, zygomaticus major, orbicularis oris, risorius. 4 ये हो गए. Then levator labii superioris, levator labii inferioris, levator anguli oris and depressor anguli oris. 4 ये हो गए, ठीक है. बक्सिनेटर, ज़ाइगोमैटिकस मेजर माइनर नहीं मेजर, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, रिजोरियस, लेविएटर लेबाई सुपीरियोरिस, लेविएटर लेबाई इंफीरियोरिस, लेविएटर एंगुलाई ऑरिस एंड देन डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन में अनलेबल डायग्राम दिया हुआ था, तो उसमें से पूछा था कि हमारे पास टेंसन डक्ट कौन सी है, वॉटन डक्ट कौन सी और बार्थलेन ग्लैंड की डक्ट कौन सी है. देखो पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट निकलेगी, दैट इज नोन एज टेंसन्स डक्ट. ऑलराइट, पैरोटिड इज अ टेंसन डक्ट. सब मैंडिबुलर ग्लैंड से जो निकलेगी दैट विल बी नोन एज वॉटन्स डक्ट. ऑलराइट, एंड बार्थोलेन डक्ट और रेवेनस डक्ट्स जो होती हैं वो स्मॉल डक्ट्स होती हैं. बार्थोलेन इज द मेन डक्ट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल ग्लैंड की मेन डक्ट विल बी बार्थोलेन डक्ट, एंड रेवेनस डक्ट जो होती है दे आर मल्टीपल स्मॉल डक्ट्स ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड. नेक्स्ट चेक सेसर पे ये जो नॉब जैसा स्ट्रक्चर है इसको पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है. दिस इज ऑर्टिक नकल. ऑर्टिक नकल is also called as aortic knob. It is a radiographic structure that represents the part of thoracic aorta. Thoracic aorta दिखा रहा है, that is arching backwards over the left main bronchus and pulmonary vessels. जो pulmonary vessels और left main bronchus के backward arch कर रही है, ठीक है. It refers to the hump shape contour of aorta seen in the frontal radiographs on mediastinal silhouette. Next, identify red, blue and orange circles जो यहाँ पे दिए हुए हैं. Red circle is CPTI1, that is chemotine palmitoyl transferase 1. ठीक है, chemotine
palmitoyl transferase 1. CPTI2 is chemityl palmitoyl transferase 2, and the orange structure, this is known as translocase. Orange structure is translocase. Next, a patient who consumes maize as her staple diet comes to the clinic with the following findings. What vitamin deficiency is possible in this case? Answer है vitamin B3 की deficiency होती है. This is known as Castle collar or Castle necklace, and it is a clinical sign in which there is an erythematous pigmentous skin rash in the distribution of the broad collar dermatomes. जो C3 है और C4 है, these are the broad collar dermatomes. यहाँ पे ये collar necklace या फिर Castle collar sign दिखाई देता है. It is seen in the patients with pellagra as a result of niacin deficiency. Pellagra के cases में देखा जाता है in the result of niacin deficiency. Niacin is vitamin B3. Niacin is vitamin B3. Pellagra develops only if the diet is maleficent in niacin and tryptophan, because the body can convert tryptophan into niacin. मतलब दोनों ही यहाँ पे कम है, niacin भी कम है, tryptophan भी कम है, क्योंकि tryptophan मिल नहीं रहा तो niacin भी नहीं बन पा रहा. People who live in the areas where maize is the main source of food are at risk of developing pellagra because the maize is low in niacin. Maize में niacin कम होता है. That leads to presentation like this. Next, in which condition antihistaminics are more useful? Antihistaminics are useful in atopy conditions, ATOPY condition. Atopy is the tendency of body to produce extra immunoglobulin E, ठीक है, in response to otherwise harmless substances in the environment. Allergic conditions and allergic diseases are clinical manifestations of such atopic response. मतलब कोई भी छोटी सी चीज़ भी बॉडी में exaggerated IgE प्रोड्यूस करवा देती है, वहाँ पे हम antihistaminics यूज़ करते हैं. Next question is which drug is most potent against trophozoites? फॉर एग्जाम्पल एंटोहमीबा हिस्टोलिटिका. 4 ड्रग दिए हैं, एम्पिसिलिन, सेफेट्रॉक्सिल, मेट्रोनिडाजोल एंड जेंटामाइसिन. इनमें से मेट्रोनिडाजोल जो है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है. ऑलराइट, मेट्रोनिडाजोल किल्स द ट्रोफोजाइट्स ऑफ एंटोहमीबा हिस्टोलिटिका इन इंटेस्टाइन्स. और टिश्यूज़ के अंदर भी जो उसके सिस्ट गए होते हैं उनको कुछ नहीं कर पाता. लेकिन ये ठीक है, बेसिकली जो सेल्स हैं, जो लाइव सेल्स हैं ट्रोफोजाइट्स की, एंटोहमीबा हिस्टोलिटिका, उन्हीं को किल करता है. इट अपीयर्स टू बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स. इंटरमीडिएटली मेटाबोलाइज्ड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड दैट बाइंड to the DNA of the trophozoite and inhibit the protein synthesis and cause cell death of the trophozoite. ठीक है, जैसा कि एंटोहमीबा हिस्टोलिटिका. बट दिस इज टू बी रिमेंबर्ड कि इट डज नॉट इराडिकेट सिस्ट्स. मतलब जो पेशेंट डिफिकेट करेगा या अपना कुछ भी बाहर छोड़ेगा, ठीक है, तो दैट इज स्टिल अ कंटामिनेटिंग फैक्टर फॉर अदर्स. नेक्स्ट, विच न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद एडिक्शन? एडिक्शन के साथ न्यूक्लियस ए क्यूम, CUUMBENS, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस जो है वो एसोसिएटेड होता है. द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कॉजेज एडिक्शन इज कॉल्ड एज द मीजोलिम्बिक डोपामीन पाथवे. कौन सा? मीजोलिम्बिक डोपामीन पाथवे. ये एडिक्शन का पाथवे होता है. ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज द रिवॉर्ड सर्किट ऑफ द ब्रेन. The nucleus accumbens is a part of neural circuit that controls the reward seeking in response to reward predictive cues. Dopamine release in the accumbens is essential for the normal functioning of the circuit. The nucleus ambiguus is the location. ये दूसरे nucleus की बात कर रहे हैं हम. Nucleus ambiguus is the location of the cell bodies of the motor nerves that innervate the ipsilateral muscles of the soft palate, pharynx, larynx, and upper esophagus, and they are mainly responsible for swallowing and speaking. Swallowing and speaking के लिए nucleus ambiguous. Next is nucleus solitaris. Nucleus solitaris performs following functions. It receives the taste inputs. It receives the input from chemoreceptors and baroreceptors in the aortic arch and the carotid body. And nucleus solitaris also modulate the response to hemostatic changes. Nucleus solitaris modulate the response to hemostatic changes. ठीक है, हमने 3 की बात की है. Solitaris जो है वो hemostatic changes में अपना baroreceptors का जो हमारा प्रेशर चेंजेस होते हैं इन द ईयर वो चेक करता है, सॉलिटारिस. एम्बिगुअस जो है वो हमारी स्वैलोइंग स्पीकिंग में हेल्प करता है. एक्यूम्बस जो है हमारा वो डोपामीन सर्किट में हेल्प करता है. नेक्स्ट, वैंसीसाइक्लोविर इज नॉट गिवन इन विच पेशेंट्स? वैंसीसाइक्लोविर इज नॉट गिवन इन द पेशेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 75 years. Vanciclovir can be given in herpes zoster, it can be given in herpes simplex, it can be given in genital herpes, but it is not given in the patients for more than 75 years. देखो, वेलासिसाइक्लोविर इज नॉट गिवन बिकॉज द किडनी फंक्शन डिक्रीजेज विद एज. ठीक है, क्योंकि वेलासिसाइक्लोविर को किडनीज में से क्लियर अप होना है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ टॉक्सिक बिल्डअप, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाएगा. देयर हाई चांसेस ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी ड्यू टू confusions, hallucinations and agitation in elderly. It will increase the risk of dehydration, which worsens the drug accumulation.
ऑलराइट। डोज असेसमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन द रीनल रिजर्व इज टू लो। जब रीनल थ्रेशोल्ड जो वैलेसिसाइक्लोविर का हम दे सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे डोज की एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। So that is why it is not given. The valacyclovir is not given in the patient who is greater than 75 years of age. Next question is, all of the following are the features of muscarinic receptors except. क्या क्या फीचर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दे आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स आर फाउंड इन ब्रेन एंड हार्ट। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू मस्क्यूरिन। ऑलराइट, गलत ऑप्शन क्या है? दे मीडिएट फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन मीडिएट नहीं करते हैं, बल्कि दे मीडिएट द स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ऑलराइट, निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स that are linked to ion channels in membrane. That are linked to ion channels in membrane. बल्कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दे फॉस्फोराइलेट सेकंड मैसेंजर्स। क्या करवाते हैं ये फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं सेकंड मैसेंजर की। एंड सब टाइप जो निकोटिनिक है उसके दो सब टाइप होते हैं, N1 and N2। एम में 5 सब टाइप होते हैं, ठीक है, M1, M2, M3, M4 एंड M5, ठीक। अब ये सारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये सब एक्साइटेटरी होते हैं, सब के सब। N1, N2 बोथ आर एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स। जबकि मस्कुरेनिक रिसेप्टर में M1, M2, M5 जो है वो एक्साइटेटरी हैं। M1, M2, M5 आर एक्साइटेटरी एंड M3 एंड M4 आर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। ऑलराइट, निकोटिनिक रिसेप्टर्स दे आर फाउंड इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। N1 is found in the neuromuscular junctions and N2 is located in the brain autonomic parasympathetic nervous system. N2 जो होगा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर और लोकेटेड होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर लोकेटेड होता है, ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है N2। जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फाउंड इन मसल्स, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्मूथ मसल्स हो गए, यहाँ के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो निकोटिनिक है वो ज़्यादातर CNS वाले हिस्से में, जो मस्कुरेनिक है वो ज़्यादातर मसल्स वाले हिस्से में, ठीक है। अब मसल्स वाले हिस्से में द आयन चैनल्स दे बिकम ओपन फॉर एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। जब हमें न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन करवानी तो वहाँ पे आयन चैनल्स खोलने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, यही चीज़ अगर हम मसल की बात करें तो वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन बहुत ज़्यादा सेकेंडरी मैसेंजर्स की जब होती है तब जाके एक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज अ टाइप ऑफ लीगेंड आयन चैनल रिसेप्टर। व्हाट इज टाइप ऑफ लीगेंड आयन चैनल रिसेप्टर्स? बल्कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर जो होते हैं दे आर टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जो हमने बात की अभी। निकोटिनिक विल मीडिएट फास्टर रिस्पॉन्स। निकोटिनिक विल मीडिएट अ फास्टर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। किसकी इम्पल्स? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जो मस्कुरेनिक होते हैं दे मीडिएट अ स्लो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। व्हाट? स्लो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स वाया सेकेंडरी मैसेंजर कैस्केड। मतलब ये खुद फॉस्फोराइलेशन करवा के सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर जाके काम करता है, तो ये थोड़ा स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाता है। नाउ निकोटिनिक रिसेप्टर्स विल रिस्पॉन्ड टू निकोटीन, इसीलिए एडिक्शन भी हो जाती है। जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं दे रिस्पॉन्स टू मस्क्यूरिन। नेक्स्ट, 25-year-old male complains of weakness in muscles, severe cramps after exercise. He has a problem in closing the eyelids and has double vision. He is diagnosed with myasthenia gravis. In myasthenia gravis, the antibodies are directed against what receptors in the body? Myasthenia gravis में the antibodies are directed against the nicotinic receptors. All right, they are directed against the nicotinic receptors in the body. क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि मसल्स की बात हो रही है तो मस्कुरेनिक इन्वॉल्व होगा, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज द फर्स्ट चॉइस दैट इज टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो पहला ड्रग कौन सा आप एडमिनिस्टर करोगे? सो आंसर इज प्रेडनिसोलोन, और प्रेडनिसोन इज गिवन। डिफरेंस होता है प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर नेम्स हैं इनके, तो थोड़ा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। प्रेडनिसोन इज अ प्रो ड्रग, ठीक है, ये लिवर के अंदर जाके कन्वर्ट होता है इनटू प्रेडनिसोलोन ताकि उसकी एक्टिव फॉर्म काम कर सके। अब अगर लिवर डिजीज़ है कोई तो हम डायरेक्टली प्रेडनिसोलोन देते हैं ताकि लिवर की इंपेयरमेंट जो है वो बाईपास हो जाए, ठीक है। पोटेंसी की दोनों की बराबर पोटेंसी होती है, बायोबिलिटी भी प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन की सेम होती है। पीडियाट्रिक डोज में प्रेडनिसोलोन इज प्रेफर्ड इन द पीडियाट्रिक्स, क्योंकि प्रेडनिसोन से प्रेडनिसोलोन जो हमने बनाना है वो बाईपास हम कर सकें, क्योंकि बच्चों का लिवर जो होता है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता अभी,
तो वहाँ पे हेपेटिक टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं. सो प्रेडनिसोलोन इज प्रेफर्ड देयर. ओके, यहाँ हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं प्रेडनिसोन की, SONE. ठीक है. नाउ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज डिफाइंड बाय ट्रायड ऑफ क्लिनिकल फीचर्स. इसमें एडिमा होता है, देयर इज सब्सटेंशियल प्रोटीनूरिया एंड देयर इज हाइपोएल्बुमिनियमिया इन यूरिन. ठीक है, एल्बुमिन कम हो गया यूरिन में, प्रोटीन्स यूरिन में बढ़ चुके हैं, एडिमा हो चुका है किडनीज के अंदर. द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद हाइपरलिपिडेमिया, thromboembolism and increased risk of infection. Prednisone is the first line of therapy for children with nephrotic syndrome. लेकिन हमने ऊपर बात की थी अगर प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन के बीच में चूज़ करना हो तो हम सोलोन बच्चे को देंगे ताकि लिवर जो है वो बाईपास हो जाए. ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म देंगे तो उससे ज़्यादा जल्दी जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एक्ट करना स्टार्ट करेगी, विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव इन नेचर. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन होती है. अगर ये प्रेडनिसोन वाली हमारी थेरेपी फेल कर जाती है तब हम बाकी मेडिकेशन जो है उनको इसके साथ देना शुरू कर देते हैं. ठीक है, मतलब हम कंबाइंड इफेक्ट निकालना शुरू कर देते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम. व्हेन इंट्रावीनस हाई डोज ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन फेल्स, calcineurin inhibitors such as cyclosporin and tacrolimus are used as first line of treatment in the nephrotic syndrome. Calcineurin and tacrolimus अगर मिथाइल प्रेडनिसोलोन फेल कर जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो प्रेडनिसोलोन हम पहला लाइन ऑफ ड्रग दे रहे थे जो कि इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलाई उसको स्टॉप करेगी. ये इम्यून अटैक जो हमारा पोडोसाइट्स के ऊपर हो रहा है जिससे कि प्रोटीन लीकेज हो रही है उसको भी स्टॉप करेगी. तो प्रोटीन यूरिया डिक्रीज कर जाएगा, एडिमा रिड्यूस कर जाएगा, एल्बुमिन लेवल इंप्रूव कर जाएंगे. अब बोल रहे हैं कि टेक्रोलिमस और ये देते हैं हम कैल्सिटोनिन. अगर ये प्रेडनिसोलोन काम नहीं कर रहा है तो टेक्रोलिमस का क्या काम है? Tacrolimus is a calcineurin inhibitor. CNI, it is a calcineurin inhibitor. It is used when the patient is steroid resistant or steroid dependent. Tacrolimus will stabilize the podocyte and reduce the immune activation. जो podocytes हैं, cells जो हैं, उनको stimulate करता है ये. ठीक है, stabilize करता है. अब podocyte stabilize हो गया, ठीक है, तो उससे प्रोटीन लीक नहीं करेगा, प्रोटीन यूरिया कम हो जाएगा और पेशेंट की जो कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी. अब बात आती है कैल्सिटोनिन की यूज़ कर रहे हैं. कैल्सिटोनिन इज नॉट अ स्टैंडर्ड ड्रग फॉर ट्रीटिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम इटसेल्फ. इट इज़ ओनली यूज फॉर बोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज. ऑलराइट, लॉन्ग टर्म हम स्टीरॉयड जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ द बोन हो जाता है. सो कैल्सिटोनिन इज गिवन सो दैट बोन के लेवल्स नॉर्मल रहे. ठीक है, बोन कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल रहे, बोन रिजॉर्प्शन कम हो सके और अगर पेन होती है जब बंदा जो है वो बोन के अंदर जो पेन होती है वो भी कम रहे. ऑलराइट, नेक्स्ट, विच मेडिकेशन गिवन इन लार्ज डोजेस कैन कॉज सिवियर ऑटोटॉक्सिसिटी. ऑलराइट, तो 4 ड्रग्स दिए हमारे पास: पायरोनोलैक्टोन, मैनिटॉल, फ्यूरोसेमाइड एंड इमिडाजोल्स. इफ फ्यूरोसेमाइड इज गिवन इन लार्ज डोजेस, फ्यूरोसेमाइड, देन इट विल बी कॉजिंग ऑटोटॉक्सिसिटी. Furosemide will block the sodium potassium chloride co-transporter in the stria vascularis that is located in the ear or in the endolymph of the ear, जिसकी वजह से एंडोलिम्फ के पोटेशियम लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉल कर जाते हैं, लीड्स टू एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल. जो एंडोकॉक्लियाज होते हैं हमारे उसके पोटेंशियल का लॉस हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉजिंग ऑटोटॉक्सिसिटी बाय दिस मेथड. जब नर्व पोटेंशियल ही नहीं रहेगा तो हियरिंग में जो हमारे पास पोटेंशियल जनरेट होना है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा ईयर के अंदर. तो ना पोटेंशियल यहाँ से जनरेट होगा ना ही वो ब्रेन तक जाएगा, तो दैट विल लीड टू डेफनेस. क्लियर. नेक्स्ट, विच H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज हैविंग लीस्ट एंटीकोलिनर्जिक एक्शन. 4 ऑप्शन दिए हैं: क्लोरफेनारामीन, फेनोफेनाडीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड बुक्लीजिन. इनमें से सबसे कम लीस्ट H1 एंटीहिस्टामिनिक एक्शन जो है दैट इज ऑफ फेक्सोफेनाडीन. ऑलराइट, इन दिस क्वेश्चन जो हमारा क्लोरफेनारामीन है, डाइफेनहाइड्रामीन एंड बुक्लीजिन है, दीज आर H1 फर्स्ट ओल्ड जनरेशन ड्रग्स, मतलब ओल्ड जनरेशन ड्रग्स है. दीज आर एंटीहिस्टामिनिक्स दैट पेनिट्रेट रेडली इनटू द ब्रेन एंड कॉज सेडेशन, ड्राउजीनेस, फटीग, impaired concentration and memory, impaired memory. Okay, and in the children they decrease the effects of learning. Alright, मतलब बच्चा ढंग से याद नहीं कर पाएगा चीज़ को, किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाएगा. ठीक है, और they will impair the person to work normally and drive normally. तो जो ओल्डर जनरेशन है उसे अब
यूज़ इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। जो ये हमारे पास फेनोफेनाडीन है, फेक्सोफेनाडीन, इट इज़ अ न्यू सेकेंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक बिकॉज दे आर सेफर, कॉज लेस सेडेशन एंड दे आर मोर एफिकेसियस। अमंग द न्यूअर जनरेशन फेक्सोफेनाडीन के पास कोई भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये नॉर्मली पेशेंट को ना ही मतलब उसको डिस्करेज नहीं करता, उसका कोई भी चीज़ इम्पेयर उतनी ज़्यादा नहीं होती, ना ही उतनी ड्राउजीनेस होगी, ना ही उतनी फटीग होगी, राइट, और उतनी कंसंट्रेशन और मेमोरी भी इम्पेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन एब्सेंस सीजर? इन एब्सेंस सीजर बोथ इथोक्सीमाइड एंड सोडियम वैल्पोरेट, इथोसक्सीमाइड एंड सोडियम वैल्पोरेट हम एब्सेंस सीजर के अंदर देते हैं। एन एब्सेंस सीजर कॉजेज यू टू ब्लैंक आउट और स्टेयर इनटू अ स्पेस फॉर अ फ्यू सेकंड्स। आप एक ही जगह पे देखते रहते हो फॉर द फ्यू सेकंड्स और आपको पता ही नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए आप गुम हो चुके हो। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पेटिटमल सीजर्स। Absence seizures are most commonly in children and typically do not cause any long-term problems. The first line of treatment for absence seizures is ithosuximide. Other therapies include sodium valproate, lamotrigine, LAMOTRIGINE, and topiramide. Alright. Second line medications that can be used adjunct therapy include zonisamide and levetiracetam. The absence seizure, they are caused by abnormal thalamocortical T-type calcium channel activity. Alright. Abnormal thalamocortical T-type calcium channel activity, उसकी वजह से absence seizure होता है। इथोसक्सीमाइड क्यों देते हैं? वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। ये ड्रग्स क्या करते हैं? ये HZ स्पाइक करवा देते हैं, वेव डिस्चार्ज इंक्रीज करवा देते हैं, जिससे कि रिदमिक फायरिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है टी टाइप कैल्शियम चैनल्स की। जब ऐसा होता है, जब रिदमिक फायरिंग होती है तो बंदा एक ही जगह देखता है, फिर भी काम रहता है। सोडियम वैल्पोरेट क्यों यूज़ किया जाता है? देखो, सोडियम वैल्पोरेट गाबा इंक्रीज करता है, इट इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये टी कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करवा देता है, जिससे कि हमारे पास सीजर का जो इफेक्ट है, मतलब ना ही वो कॉन्टीन्यूसली साइक्लिक वे में पल्स करेगा जो हमारा ऊपर वाला टी चैनल है, और ना ही हमारे पास सीजर डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नसेड हैज़ लीस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग? 4 ऑप्शन दिए हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, केटोरोलैक। सबसे कम एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल हैज़ पोटेंट एंटीपायरेटिक इफेक्ट एंड पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट, बट द anti-inflammatory effect of the paracetamol is very less. All right, it is approximately nil. The rectal route of administration of paracetamol is notoriously unreliable for eliciting an analgesic effect, and the oral route is to be preferred alone. Next, which of the following anesthetic agents act on NMDA? ठीक है, NMDA होता है हमारे पास, that is N-methyl dextroaspartate receptor, NMDA receptor. ठीक है, NMDA जो एनेस्थेटिक एजेंट इसके ऊपर NMDA के ऊपर एक्ट करता है, दैट इज़ कीटामाइन. ऑलराइट, कीटामाइन 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, दैट इज़ प्रोपोफॉल, थियोपेंटॉन, कीटामाइन, मिडाजोलाम, जिनमें से कीटामाइन NMDA रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है. राइट, NMDA रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट्स आर क्लासिफाइड are those drugs that work to antagonize or inhibit the action of N-methyl D-aspartate receptor. ठीक है, they are commonly used in anesthetics on animals and humans. The state of anesthesia they induce is referred to as dissociative anesthesia. जो NMDA एनेस्थीसिया वाले एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं वो डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं. डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया में बेसिकली ब्रेन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी एंड सराउंडिंग्स. पेशेंट लुक्स अवेक, eyes may be open but they are unaware or do not feel any pain and do not remember anything what is happening to them. The drug ketamine वो ब्लॉक कर देता है NMDA को by binding on the NMDA receptors in the brain. ठीक है, and breaks the normal connection between the brain. NMDA जो है वो नॉर्मल भी थैलमस और कॉर्टेक्स दैट इज सेंसरी रिले और कॉन्शियस अवेयरनेस उसको मेंटेन कर रहा होता है. जब NMDA के रिसेप्टर से वो हो जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं बाय कीटामाइन, तो ये सारी बॉडी सेंसेशन डिसोसिएट हो जाती हैं. दिस इज नोन एज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में देर इज एनाल्जेसिया, देर इज एमनीजिया, मतलब पेन ऑफ लॉस ऑफ पेन, लॉस ऑफ मेमोरी. पेशेंट में कीप ब्रीदिंग ऑन देयर ओन, मतलब ब्रीदिंग कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, आइज खुली रहेंगी, हेलुसिनेशन चलेंगे, उसको मसल टोन प्रिजर्व्ड रहेगी, नॉट कम्प्लीटली रिलैक्स मसल टोन इज देयर इन कीटामाइन एनाल्जेसिया. लेट्स डिस्कस अदर ड्रग्स दैट आर एक्टिंग ऑन NMDA रिसेप्टर्स. फर्स्ट इज
काइन्यूरेनिक एसिड, कीटामाइन, फेनसाइक्लिडीन, डिजोसेफेलाइन, रामेसिमाइड, मेमेटीन, ethyl alcohol. These act on NMDA receptors. Amantadine, sulfotel, aliprodel, dextromethorphan, nitrous oxide, xenon, felbamate, acamprost. Next, which of the following drugs comes under the class of antiplatelet drugs which inhibit the glycoprotein 2A and glycoprotein 3B? ये सारे मतलब बार बार करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो abiximab, ABCI, iximab, it is a drug that comes under the class of antiplatelet drugs which inhibit the glycoprotein 2A and 3B. Okay. एंटीप्लेटलेट ड्रग में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ कॉक्स इनहिबिटर्स, दैट इज़ एस्पिरिन। ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे पास P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिसका इरिवर्सिबल इफेक्ट होता है या फिर रिवर्सिबल इफेक्ट होता है। जो इरिवर्सिबल P2Y2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं दे आर टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रेल एंड प्रासुग्रेल। ऑलराइट, रिवर्सिबल इफेक्ट वाले होते हैं टिकाग्रेटर एंड केरीग्रेटर। These are P2Y12 receptor blockers. Antiplatelet drugs तीसरे आते हैं GP2B and 3A inhibitors. GP2B 3A inhibitors में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आते हैं एंड सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आता है एबिक्सिमैब जो हमने बात की ABCI XIMAB एंड सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं एप्टीफेब्लिटाइड एंड टीरोफिबैन, एब्लीफेब्लिटाइड एंड टीरोफिबैन। फिर आता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स में आता है डायपिरिडामोल एंड क्लियोस्टैजोल एंड डायपिरिडामोल। नेक्स्ट, एंटी एंजिनल ड्रग्स विद अफिनिटी टुवर्ड्स सेरिब्रल ब्लड वेसल्स इज विच ड्रग्स? चार ऑप्शन दिए, डिल्टियाजम, वेरापामिल, निमोडिपिन एंड एम्लोडिपिन। तो निमोडिपिन जो है, nimodipine that has the affinity towards cerebral blood vessels and act as an anti-anginal or anti-pain drug. Which anti-anginal drug also helps in reduction of cerebral blood pressure? cerebral blood pressure कौन सा anti-anginal drug जो है वो कम करता है, मतलब पेन के साथ साथ सेरिब्रल ब्लड प्रेशर भी कम करेगा? तो आंसर है निकार्डिपिन। चार ऑप्शन दिए थे, डिल्टियाजम, वेरापामिल, निफिडिपिन एंड निकार्डिपिन। तो आंसर इज निकार्डिपिन। ऑलराइट, निकार्डिपिन is also known as Cardene. It is a medication that is used to treat high blood pressure and angina. It belongs to the class of dihydropyridine class of calcium channel blockers. Dihydropyridine class of calcium channel blockers. Its mechanism of action and clinical effects, they closely resemble those of nifedipine and other dihydropyridine calcium channel blockers, amlodipine and felodipine, except that the nicardipine is more selective for cerebral and coronary blood vessels. सेरिब्रल और कॉरोनरी ब्लड वेसल्स के लिए ज़्यादा सिलेक्टिव होता है निकार्डिपिन। ऑलराइट, इट्स प्राइमरली अ पेरिफेरल आर्टेरियल वेजोडाइलेटर। निकार्डिपिन, इट इज़ अ primarily peripheral arterial vasodilator and thus unlike the other nitrovasodilators like nitroglycerin or nitroprusside, the cardiac preload is minimally affected by nicardipine. Let's go with the anti-anginal drugs by class. First is organic nitrates. ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में अमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट आते हैं। एंटी एंजिनल ड्रग्स जिनके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, इसमें आता है नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन एंड डाइहाइड्रोपिरिडीन। नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन में वेरापामिल एंड डिल्टियाजम आर देयर एंड डाइहाइड्रोपिरिडीन में निफिडिपिन, निकार्डिपिन एंड एम्लोडिपिन इज देयर। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नादोलॉल, पिंडोलॉल। दीज और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं दे कैन कॉज सेरिब्रल वेजोडाइलेशन। जो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन है, डाइहाइड्रोपिरिडीन है, वेरापामिल, डिल्टियाजम, निफेडिपिन, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन, दे कैन कॉज cerebral vasodilation. Next question, allopurinol used to treat gout acts by which type of inhibition? Allopurinol acts by competitive inhibition. Okay, allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor. Xanthine oxidase inhibitor. Xanthine oxidase is an enzyme that converts hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid. ठीक है, so it is a urate lowering medication that is FDA approved for managing gout, preventing the tumor lysis syndrome and preventing the recurrent calcium nephrolithiasis in patients of hyperuricosuriasia.
ठीक है, एलोप्यूरिनॉल की बात हुई सारी है। स्पेसिफिकली एट लो कंसंट्रेशंस एलोप्यूरिनॉल एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एट हाई कंसंट्रेशन इट एक्ट्स एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब लो कंसंट्रेशन है इसकी तो ये कॉम्पीट करेगा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ, ठीक है, वहाँ पे एंजाइम को इनहिबिट करेगा ये। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन है तो फुली ब्लॉक कर देगा, ठीक है, वहाँ कम्पीट करने का कोई बात नहीं रह जाएगी। Next, which medication is most commonly implicated in development of Clostridium difficile infection? Clostridium difficile infection में जो क्लिंडामाइसिन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इन Clostridium difficile infection क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव पैथोजन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया इज़ बाय क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। अप्रॉक्सीमेटली 25 से 33% जितने भी एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होते हैं एंड 90% ऑफ ऑल द सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरेटाइटिस, मतलब जो हमारी एंटेरिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये कॉज होता है बाय क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन। Clostridium difficile infection begins with unusual exposure of the normal flora of the intestinal microbiota to antibiotics. अब एंटीबायोटिक्स की यूज़ की वजह से नॉर्मल माइक्रोबायोटा जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। Now this action results in disruption of the normal intestinal microflora that allows the multiplication of opportunistic or commensal Clostridium difficile in the intestine to cause the disease. That is Clostridium difficile caused diarrhea, hospital acquired diarrhea. Next, what is the drug of choice to treat PSVT? ठीक है, PSVT is paroxysmal supraventricular tachycardia। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज एडिनोसिन which is used to treat this paroxysmal supraventricular tachycardia. Paroxysmal supraventricular tachycardia में there is sudden rapid heartbeat that starts and stops abruptly। मतलब सडन रैपिड हार्ट बीट होगी जो सडनली स्टार्ट करेगी, बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी, फिर सडनली स्टॉप कर जाएगी। ओरिजिनेट्स अबव द वेंट्रिकल्स इन द एट्रिया और एवी नोड। हार्ट रेट इज़ यूजुअली 150 to 250 बीट्स पर मिनट इन पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है कि जो एवी नोड से हमारे पास रिदम निकल रही है वो AVNRT से मतलब री एंट्री हो जाती है उसकी, ठीक है, जो ये हमारी पल्स है वो री एंटर कर जाती है एट्रियम के अंदर। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो लूप कर जाती है बहुत ज़्यादा फास्ट रिदम में, नीचे जाने के बजाय इट इज़ लूपिंग विद इन द आर्टरी वेंट्रिकल, ठीक है, तो वहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर ही टैकीकार्डिया हो जाता है। नाउ एडिनोसिन एंड नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम एंटागनिस्ट एग्जांपल वेरापामिल एंड डिल्टियाजम आर इंट्रावेनस ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर टर्मिनेशन ऑफ पोस्ट paroxysmal supraventricular tachycardia. Adenosine is an endogenous purine nucleoside and slows down the AV nodal conduction। जब AV नोड की कंडक्शन को स्लो कर देगा तो टैकीकार्डिया भी कम हो जाएगा क्योंकि वो जो फास्ट साइकिल घूम रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है। एंड रिजल्ट्स इन ट्रांजिएंट AV नोड ब्लॉक। देयर इज अ ट्रांजिएंट मींस स्लो AV नोड ब्लॉक करवा रहे हैं ताकि धीरे धीरे टैकीकार्डिया जो है नॉर्मल की तरफ आता शुरू हो जाए। नेक्स्ट, पेनिसिलामाइन इज यूज्ड टू ट्रीट द टॉक्सिसिटी ऑफ विच मेटल? Penicillamine, it is used to treat the toxicity of copper metal. All right. Penicillamine, it is a product of penicillin. दो फॉर्म्स होती है, डेक्स्ट्रोआइसोमर एंड लीवोआइसोमर। डेक्स्ट्रोआइसोमर जो होता है वो एक्टिव हैवी मेटल्स के अगेंस्ट काम कर लेता है, ठीक है, और लीवोआइसोमर जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करवाता है और ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जो पेनिसिलामाइन है दैट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन्स डिजीज। विल्सन डिजीज इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कि कॉपर एक्यूमुलेट कर जाता है बॉडी के अंदर। क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग के अंदर पेनिसिलामाइन यूज़ होता है। कॉपर या मरकरी पॉइजनिंग के अंदर यूज़ होता है। सिस्टीन्यूरिया एंड सिस्टाइन स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स जो बने होते हैं और सिस्टीन्यूरिया जो होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। सिस्टीन्यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि किडनी जो है वो सिस्टीन को रिजॉर्व नहीं कर पाती है, ठीक है। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है हमारे पास, अब ये रिजॉर्व नहीं होता तो बहुत ज़्यादा सिस्टीन जो है वो यूरिन में चला जाता है, तो सिस्टीन जो है पूरी सॉल्युबल होता है तो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करवा देता है। अब क्रिस्टल फॉर्मेशन करवा देगा तो सिस्टाइन स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। अब सिस्टीन यूरिया भी हो रहा है और सिस्टाइन स्टोन्स भी बन रहे हैं, ठीक है, या सिस्टीन यूरिया भी हो रहा है जो कि सिस्टीन एक अमीनो एसिड है उसका यूरिया भी हो रहा है और वो एक स्टोन्स भी बना रहा है रीनल किडनीज के अंदर जाके। और इसका कॉज क्या रहता है? इसमें म्यूटेशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्टर हो जाता है। जो कोला अमीनो एसिड्स होते हैं दैट इज सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइजिन, आर्जिनिन, उनको जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें म्यूटेशन हो गई होती है, ठीक है, तो बॉडी रिजॉल्व नहीं कर पाती अमीनो एसिड को, तो उसकी वजह से वो यूरिन में निकालने की कोशिश करती है। अब एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा सिस्टीन यूरिया के अंदर?
एडवर्स इफेक्ट में देर विल बी शॉर्ट टर्म एडमिनिस्ट्रेशन सेफ होगी, लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन में डर्मेटोलॉजिकल, रीनल, हेमाटोलॉजिकल, कोलेजन इशू, टिश्यू टॉक्सिसिटी हो जाती है बहुत जल्दी। विच ऑफ दीज ड्रग्स इज एन एरोमेटेज इनहिबिटर? 4 ड्रग्स दिए हुए हैं, दैट इज रेलॉक्सीफेन, एक्सीमेस्टेन, फ्लूटामाइड, फ्लरवेस्ट्रेंट। तो इसमें जो एक्सीमेस्टेन है, एक्सीमेस्टेन, इट इज़ अ aromatase inhibitor. Talk about aromatase. Aromatase is an enzyme that is CYP19A1. ठीक है, CYP19A1 जो कि बहुत सारे टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, एंड्रोजन्स होते हैं उनको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। तो एरोमेटेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगी? ओवरी में मिलेगी, प्लेसेंटा में मिलेगी, टेस्टिस में मिलेगी, फैट टिश्यूज में मिलेगी, ब्रेन में मिलेगी, स्किन में मिलेगी, बोन्स में मिलेगी। ठीक है, नॉर्मली इट विल कन्वर्ट द एंड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन से बनाएगा एस्ट्राडायोल, और एंड्रोस्टेन डायोन से बनाएगा एस्ट्रॉन। ठीक है, दीज एस्ट्रोजेंस देन हेल्प इन फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, बोन स्ट्रेंथ, देन ब्रेन फंक्शन, फर्टिलिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर कोई ड्रग हम दे रहे हैं दैट इज एरोमेटेज इनहिबिटर, तो वो ब्लॉक कर देगा एरोमेटेज एंजाइम को, मतलब कि ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम कर देगा। कहाँ करते हैं इसको यूज़? हम यूज़ करते हैं ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर पे, स्पेशली इन द पोस्ट मेनोपॉजल वेमेन। जितना कम ईस्ट्रोजन उतना ही स्लो ईस्ट्रोजन रिलेटेड स्लो कैंसर ग्रोथ। ठीक है, तो इनमें से जो एरोमेटेज इनहिबिटर था जो कि हम ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं दैट इज एक्सीमेस्टेन। करेंगे यूज़, इसको हम इनहिबिट करवाएंगे एरोमेटेज को। बट दिस ड्रग इज मोस्टली फॉर फीमेल्स, यूज फॉर फीमेल्स। Next, which of the following drugs come under the class of SSRIs, that is selective serotonin reuptake inhibitors? All right, 4 drugs दिए हमें, citalopram and imipramine, amitriptyline और desipramine। तो citalopram जो है, citalopram, it is the drug that comes under the class of SSRIs, that is selective serotonin reuptake inhibitors. Selective serotonin reuptake inhibitors are widely used a type of antidepressant. They mainly are prescribed to treat depression particularly persistent or in severe cases, and are used in combination with the talking therapy such as cognitive behavioral therapy. Alright, लेकिन इन सब से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है और हेल्दी खाना ही पड़ता है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू AHA, व्हाट इज़ द नोजोकोमियल इन्फेक्शन? दैट हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कितने घंटे के अंदर हुआ है? तो दैट इज टर्म्ड एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो इफ इट इज अकरिंग विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, तब हम उसके कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया और हॉस्पिटल से ही उसने इन्फेक्शन को एक्वायर कर लिया, नॉट एट द प्रेजेंट, मतलब जब एंटर करा तब उसके पास नहीं था, लेकिन पहले 48 घंटे के अंदर ड्यू टू एनवायरमेंटल, प्रोसीजरल या हेल्थ केयर स्टाफ की या इक्विपमेंट की कोई भी गलती की वजह से उसने इन्फेक्शन एक्वायर किया, दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के होते हैं, दे आर कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, या फिर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड कोई इन्फेक्शन हो गया, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया हो गया जो कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल और एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ की वजह से हो रहा है, या इन्वेजिव कोई चीज़ हम दे रहे हैं, कैथेटर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, कुछ भी। ठीक है, या कोई रेजिस्टेंट माइक्रोब आके पेशेंट के ऊपर हमला कर गया, तो वो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन के ऊपर ये माना जाएगा। नेक्स्ट, टंग इज बीइंग टेस्टेड फॉर टेस्ट सेंसेशन बाय प्लेसिंग सॉल्ट ऑन टिप ऑफ द प्रोट्रूजन। ठीक है, टिप पे हमने सॉल्ट रखा। विच नर्व फंक्शन इज बीइंग टेस्टेड है? टेस्ट के लिए वी आर टेस्टिंग, हम सॉल्ट का टेस्ट कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग फॉर द क्रेनियल नर्व 7। ठीक है, देखो सॉल्टी टेस्ट जो हम कर रहे हैं चेक, उसको हम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे कर रहे हैं, मतलब टिप ऑफ द टंग पे हमने रखा है। टिप ऑफ द टंग पे कौन सी नर्व आती है? दैट इज फेशियल नर्व की ब्रांच, दैट इज कॉर्डा टिम्पनाई। ठीक है, कॉर्डा टिम्पनाई के थ्रू फेशियल नर्व की ब्रांच, दैट इज 7th नर्व की ब्रांच आती है। अब फेशियल नर्व की जो ब्रांच है वो एंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन जो है कैरी करती है। अब अगर बात आती है पोस्टीरियर 1/3 की, ठीक है, तो पोस्टीरियर 1/3 में वी विल हैव चोजन द ऑप्शन दैट इज glossopharyngeal nerve. Posterior 1/3 is by glossopharyngeal nerve, that is cranial nerve 9. Next, glucosamine is used for treatment of what? Glucosamine, it is used for treatment of arthritis. Okay, now glucosamine is the primarily used for pain associated with knee osteoarthritis. ठीक है, देखो ग्लूकोसामीन एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि कार्टिलेज के अंदर मिलता है। अब अगर हम कोई सप्लीमेंट सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि हम ग्लूकोसामीन दे रहे हैं, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज को रिपेयर करके सपोर्ट करेगा, कार्टिलेज के रिपेयर को, और इसको करके इट विल प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर
बेटरमेंट और बेनिफिट इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज अमीनोग्लाइकन्स बनाएगा और प्रोटीन ग्लाइकन्स होते हैं, प्रोटीओग्लाइकन्स, वो कार्टिलेज में ज़्यादा इजीली बन पाएंगे। अब कार्टिलेज ब्रेकडाउन जो है वो स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ कार्टिलेज फॉर्मेशन विल बी मोर देन द कार्टिलेज ब्रेकडाउन, ठीक है। सो उस हिसाब से भी जॉइंट में जो जॉइंट कार्टिलेज है उसमें हेल्प मिलेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स मिलेंगे इसके साथ, स्लाइटली रिड्यूस कर देगा जॉइंट इन्फ्लामेशन को, क्योंकि बीच में कार्टिलेज की फॉर्मेशन हो रही है। इंप्रूव कर देगा पेन को, और स्टिफनेस जो होगी वो भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब खुल जाएगा पैर थोड़ा सा, स्टिफनेस कम होगी, पेन कम होगी, जॉइंट का फंक्शन इन्हेंस हो जाएगा और मोबिलिटी एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखी जाती है इन द नी, वो भी कम होगी। लेकिन ग्लूकोसामीन का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मंथ्स लेता है काम करने के लिए। इट विल वर्क फ्रॉम 1 month to several months for mild to moderate improvement. Next question is, a patient presents with unilateral ptosis, PTOSIS and hypotonia in the same eye. आई की टोनिसिटी कम हो गई है और ड्रूपिंग आईलिड्स हो गई है। ही वॉज गिवन एन IV इंजेक्शन, ठीक है, फॉलोइंग विच जब हमने IV इंजेक्शन दे दिया उसके बाद उसका जो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स वाला सिम्टम था वो चला गया, दोनों सिम्टम्स चले गए, तो हमारी कौन सी डिजीज़ होगी और हमने कौन सा इंजेक्शन जो है वो दिया होगा। द डिजीज़ इज मायस्थीनिया ग्रेविस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ यूनिलेटरल टॉसिस एंड हाइपोटोनिया आर associated with the eye with the improvement after giving IV injection, most probably एड्रोफोनियम। सबसे ज़्यादा हम कौन सा इंजेक्शन प्रॉबेबली देते हैं? एड्रोफोनियम देते हैं। दैट सजेस्ट द डायग्नोसिस ऑफ मायोस्थीनिया ग्रेविस। अगर एड्रोफोनियम देने पे जो ये हाइपोटोनिया और टॉसिस वाला जो सिम्टम है वो चला जाए तो दैट सजेस्ट मायोस्थीनिया ग्रेविस। In myasthenia gravis, what is happening? It is an autoimmune disease where antibodies block or destroy the acetylcholine receptors. ठीक है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर वीकनेस हो जाती है, ऑक्यूलर फेशियल लिम्बिक वीकनेस हो जाती है। एड्रोफोनियम क्या कराता है? इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। तो ये ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन को जो है उसको प्रिवेंट करवाता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन ज़्यादा टाइम तक रहता है, ऑलराइट। सो एसिटाइलकोलिन टेम्परेरली इम्प्रूव्स द मसल एक्शन, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रह रहा है तो जो भी रिसेप्टर उसको मिल रहा है उसके साथ बाइंड कर रहा है और अपना जो फंक्शन है वो दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट अगर हमारे पास आता है तो दैट मीन्स कि हमारा वीक मसल सडनली बिकम्स स्ट्रॉन्गर आफ्टर IV एड्रोफोनियम, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए पॉजिटिव है। Next question is, a patient comes to emergency with headache, describing it is the worst headache in his life. What is your first step? क्या करोगे तुम? We will order a CT brain. Okay. Worst headache of the life is a typical feature of subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage. More than 95% of the cases have enough blood that can be visualized on a high quality non-contrast CT that can be obtained within the 72 hours of the headache. जनरली स्पीकिंग तो फर्स्ट लाइन ऑफ जो हमारे पास एक्शन होना चाहिए वो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसी टाइम पेशेंट को बिठा के वहाँ पे अगर हम एनाल्जेसिया दे रहे हैं तो वो बहुत ध्यान से देखना है और उसी टाइम में CT ऑर्डर कर देना है, ठीक है। और अगर सब एरेक्नॉइड हेमरेज है तो लैब्स के लिए ज़्यादा डिले नहीं करना है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज में एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करके रखेंगे, ऑक्सीजनेशन और हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है वो बेटर करेंगे, ठीक है, जैसी है उससे बेटर। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो उससे बेटर करवानी है। IV एक्सेस देंगे, एटलीस्ट 2 लार्ज बोर लाइंस विल बी गिवन इन IV, ठीक है। मॉनिटर करेंगे BP, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। अब लंबर पंचर किया जाता है अगर CT में हाई सस्पेशन है तो दैट इज़ नोन एज ज़ैंथोक्रोमिया, ठीक है। अब न्यूरो सर्जरी को कंसल्ट करेंगे, बाकी न्यूरो सर्जरी अपनी एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग या एन्यूजर क्लिपिंग जो भी करना उन्होंने वो करके उसको ठीक करेगी। Next, hybrid layer production by acid etching of dentine and resin infiltration consist of what? जो हाइब्रिड लेयर होते हैं उसके अंदर होता है कंडीशन डेंटिन, रेजिन, कोलेजन, डेंटिनल स्मीयर लेयर, ऑलराइट। हाइब्रिड लेयर और द लेयर ऑफ रेजिन डेंटिन इन पेनिट्रेशन लेयर, इट इज़ अ 10 to 20 पिकोमीटर, माइक्रोमीटर भी नहीं, पिकोमीटर थिक लेयर होती है, विच कंसिस्ट ऑफ डेंटिन दैट हैज़ बीन एच्ड
and then bonding agent is applied to it. The acid etching dissolves the inorganic part of the dentine and exposes the collagen framework. Now the collagen framework is penetrated by bonding agent. जब हम bonding agent की smear layer लगाते हैं, a part of smear layer is always present on the dentinal surface. Bonding agent की एक smear layer की part always present होती है on the dentinal surface. A lady develops severe anemia, severe fatigue and gum hyperplasia. The smear is shown below. ऐसा smear है. Which of the following chromosomal translocation would be responsible for this? So it is acute myeloid leukemia with chromosomal number translocation 15-17. यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है हमारे पास? These are hypergranular promyelocytes, that is the classical form, और microgranular variants भी हो सकता है. इसके साथ साथ और रॉड्स दिखाई देती हैं, AUER रॉड्स दिखाई देती हैं. ठीक है, दे आर ऑफन मल्टीपल और सिंगल रॉड्स इन से एक सिंगल सेल के अंदर दिखाई देती हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज फैगट सेल्स. ये छोटे छोटे सेल्स जो होते थे दे आर नोन फैगट सेल्स. ब्लास्ट विद हैवी ग्रैन्यूल्स, समटाइम्स द न्यूक्लियर फोल्डिंग और बाइलोब्ड न्यूक्लियाई कैन ऑल्सो बी सीन. न्यूक्लियर फोल्डिंग और बाइलोब्ड न्यूक्लियाई कैन ऑल्सो बी सीन. देयर आर डिक्रीज्ड मैच्योर न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, अगर मैच्योर न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गए हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क है. Alright, they may be seen in thrombocytopenia and they may be seen in anemia. Alright, they are pale, reduced RBCs. Next, a 65-year-old patient occasionally takes alcohol and is on aspirin therapy for 4 years. कभी कभार अल्कोहल लेते हैं, एस्पिरिन थेरेपी ले रहे हैं 4 साल से. उसके पास एपिगैस्ट्रिक पेन आना शुरू हो गई है एब्डोमेन में विद हेमेटेमेसिस एंड मेलिना. ऑलराइट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एस्पिरिन, हेमेटेमेसिस, मेलिना, एपिगैस्ट्रिक पेन, 65-year-old पेशेंट, अल्कोहलिक. ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर डिजीजेस. हेमेटेमेसिस का मतलब होता है कि अभी खाना खाया, थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई, जिसमें कि थोड़ा सा कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड बाहर आ गया. इसके साथ पेन भी बहुत ज़्यादा हुई, एपिगैस्ट्रिक पेन, और ब्लड के सैंपल्स बहुत रेयरली आते हैं. मेलिना में क्या होता है कि ब्लैक टारी स्टूल हो जाता है. मेलिना मतलब कि खून जो है वो रिलीज़ हो रहा है क्योंकि अल्सर से खून निकलता रह रहा है, तो उसकी वजह से ब्लैक टारी डाइजेस्टेड जो है वो ब्लड जो है वो निकलता है इन स्टूल. दैट इंडिकेट्स अपर GI ब्लीडिंग, यूजुअली फ्रॉम स्टमक एंड ड्यूडेनम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मर्मर इज शोन बिलो? तो दिस इज अ MR murmur. All right, the murmur is usually holosystolic, and the murmur is usually high pitched murmur and is having a blowing sound. This MR murmur is caused by backflow of the blood from the left ventricle to the left atrium. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में चला जा रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन स्टेज. ठीक है, इट इज़ होलोसिस्टोलिक या फिर ये पैनसिस्टोलिक भी हो सकता है. होलोसिस्टोलिक मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रहा है. पैनसिस्टोलिक मतलब कि थ्रू आउट सिस्टोल वो एक्ट कर रहा है. लोकेशन कहाँ पे होगी? हेपेक्स ऑफ द हार्ट पे रेडिएट करेगा टुवर्ड्स द एक्सिल ऑफ द हार्ट. क्वालिटी क्या होगी? फूक की तरह ब्लोइंग और हाई पिच्ड मर्मर होगा, ऐसे है ना. तो चेंजेस विद मैन्यूवर, जितना अगर हैंड मतलब अगर कोई आप हैंड ग्रिप करवाओगे उसके साथ तो उसका मैन्यूवर चेंज कर जाएगा. जब आप लोड दोगे, उसको कुछ उठाने को दोगे, तो वो जो बॉडी होगी वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा, तो ये मर्मर जो है वो ज़्यादा लाउडर आपको सुनाई देगा. दिस S1 और S2 के बीच में ये जो मर्मर बन रहा है दैट इज़ MR मर्मर, दैट इज़ अ मिट्रल रीगर्जिटेशन मर्मर. देखो वैल्व हमारे पास अगर लेफ्ट और लेफ्ट मतलब लेफ्ट ऑरिक और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बोलें तो दैट इज़ मिट्रल वेल्व, जिसको हम मित्र बोल सकते हैं. मित्र दो बंदों के बीच में होता है. मिट्रल वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व. ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वेल्व. ट्राइकस्पिड वेल्व, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता. नेक्स्ट, स्टेजेस इन पॉलीमराइजेशन आर इन व्हाट ऑर्डर? पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन के अंदर स्टेजेस इन पॉलीमराइजेशन आर, सबसे पहले होती है इंडक्शन. ऑलराइट, इंडक्शन, देन प्रोपागेशन ऑफ द चेन, देन ट्रांसफर ऑफ द चेन. प्रोपागेट होगी, अब ये चेन ट्रांसफर होकर कहीं लगनी भी तो चाहिए, एंड लास्ट में वी हैव टर्मिनेशन. ऑलराइट, termination is the last step, induction is the first step, propagation is the second step, and transfer of the chain will only occur after propagation. Next, if excess water remains on alginate impression after rinsing the impression, then the cast is poured subsequently without removing the excess water. What will happen to the cast? देखो एक्सेस वाटर हमारे पास एल्जिनेट इंप्रेशन के ऊपर रह गया है, तो वहाँ पे रफ इरेगुलर सरफेस हो जाएगा. और क्यों? क्योंकि डेंटल स्टोन कितना जा रहा है और कितनी स्ट्रेंथ बन रही है वहाँ पे चीज़ की, वो
डिफर कर जाती है, इसीलिए रफ सरफेस बनता है अगर एक्सेस वाटर प्रेजेंट है तो। लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एल्जिनेट। देखो एल्जिनेट पाउडर जो होता है इंप्रेशन मटेरियल, उसमें सॉल्युबल एल्जिनेट्स या फिर सोडियम और पोटेशियम या ट्राई इथेनोलोन इथेनोलामीन एल्जिनेट्स होता है वो 15% होता है, ठीक है। दे डिजॉल्व इन द वाटर एंड फॉर्म अ विस्कस सोल बीइंग सॉल्युबल इन द नेचर, ठीक। सेकेंड चीज़ आती है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज़ अ रिएक्टर, कैल्शियम सल्फेट इज़ अ रिएक्टर, ये 16% होता है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है विद सॉल्युबल एल्जिनेट्स, सॉल्युबल एल्जिनेट्स जो वाटर के साथ बने उसके साथ रिएक्ट करेगा और इन सॉल्युबल कैल्शियम एल्जिनेट बनाएगा जो कि फाइनल इंप्रेशन को एक स्टेबल शेप देता है, ठीक। नेक्स्ट आती है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड 4% होता है। जिंक ऑक्साइड एक फिलर पार्टिकल की तरह बीच में डाला होता है, फिलर पार्टिकल या कलर वगैरह के लिए जिंक ऑक्साइड डाला आपने। पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड, पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड ये 3% होता है। पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड, लंबा नाम एक्सेलरेशन, टाइटेनियम एक्सेलरेशन। पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड एक्सेलरेटर की तरह होता है, इट एक्सेलरेट्स द सेटिंग रिएक्शन, ठीक है, और इम्प्रेशन को हार्ड करवाने में, जल्दी हार्ड करवाने में हेल्प करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ कहीं पे भी आपको दिख जाएगी तो दैट इज़ 60% in alginate, but it is always acting as a filler particle that is providing stiffness and strength to the final impression। जो निकाल दिया बाहर, जो रिएक्टर रूट हो गया उसके बीच में जो फिलर पार्टिकल है वो डायटमेशियस अर्थ करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। अब एक्सेलरेट हो गया, सारा रिएक्शन भी हो गया तो रिएक्शन रोकना भी तो है, ठीक है, तो दैट इज़ अ रिटार्डर। सोडियम फॉस्फेट इज़ अ रिटार्डर, ताकि एक्सेसिव हार्डनिंग इंप्रेशन की ना हो जाए, इंप्रेशन जो हमने लिया है उसकी एक्सेसिव हार्डनिंग ना हो जाए तो उसके लिए हम रिटार्डर डालते हैं। दैट इज़ 2% रिटार्डर, दैट इज सोडियम फॉस्फेट। इट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम फॉस्फेट एंड देयर बाय रिटार्ड्स द सेटिंग ऑफ इंप्रेशन। ऑल राइट, देन वी हैव कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पूरे बेस में डालते हो। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज ट्रेसेस। देयर फॉर द कम्फर्ट ऑफ हैंडलर दैट इज कलर एंड कम्फर्ट to the patient that is taste. Next, alginate fillers are derived from what? Alginate fillers are derived from diatomaceous earth. यह भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ गट्टा पर्चा कोन, मतलब गट्टा पर्चा कितने परसेंट होती है गट्टा पर्चा कोन के अंदर? गट्टा पर्चा होता है 20%। सिंपल सीधा आंसर है, गट्टा पर्चा होता है 20%, 20%, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक इंगल ने क्लासीफाई करी थी, एक ग्रॉस ने क्लासीफाई करी थी कि गट्टा पर्चा के अंदर होता क्या क्या है। फर्स्ट चीज़ आती है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इंगल ने बोला 59 to 79% होती है या फिर 76%, और ग्रॉसमैन बोलता है कि 66% होती है जिंक ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जिंक ऑक्साइड होता है इसके अंदर एज अ फिलर। फिर आता है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा होता है 20% ग्रॉसमैन के हिसाब से और 18 से 22% इंगल के हिसाब से। फिर आता है हैवी मेटल सल्फेट। हैवी मेटल सल्फेट क्या करते हैं? रेडियो पेसिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। उसको देखना भी तो है हमने एक्सरे के अंदर, तो इट इज़ 11% अकॉर्डिंग टू ग्रॉसमैन और 1 से 18% अकॉर्डिंग टू इंगल, ठीक है। इसके साथ साथ कलरिंग एजेंट जो भी गट्टा पर्चा का रंग है उसके हिसाब से, और एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं इसके अंदर ताकि उसकी गट्टा पर्चा की ऑक्सीडेशन ईजिली ना हो पाए, ठीक है। एंड इट रिमेन्स वायबल, इट रिमेन्स इन इट्स फंक्शन फॉर मल्टीपल ईयर्स इन द जो RCT ट्रीटेड टूथ होता है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट की। जो ऑर्डर है सही वाला वही बात करेंगे। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट इज लीस्ट सॉल्युबल, देन इज जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट इज मोर सॉल्युबल देन पॉलीकार्बोक्सिलेट, ठीक है, बट इट इज़ लेस सॉल्युबल देन GIC, ठीक है। GIC among these three, that is zinc phosphate, zinc polycarboxylate, it is the most soluble cement. Next, chlorine based disinfectants should not be used for what? देखो, chlorine based disinfectants should not be used for zinc oxide eugenol impression के लिए, ठीक है। इसको क्लोरीन बेस को यूज़ नहीं कर सकते। पॉली ईथर में यूज़ कर सकते हैं, पॉली सल्फाइड इंप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। इंप्रेशन कंपाउंड को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं, बट हम ZOE इंप्रेशन को नहीं कर सकते क्योंकि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो होता है उसके अंदर फिनॉलिक कंपाउंड होता है, बेसिकली यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरीन बेस सॉल्यूशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है, ठीक है। तो वो एक यूजिनॉल को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। तो डिग्रेड हो जाएगा मटेरियल, तो हमने जो इंप्रेशन लिया है वो इंप्रेशन ही डिग्रेड हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ चला जाएगा, उसका सेटिंग चेंज हो जाएगा, उसका सीलिंग एबिलिटी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम ZOE वाले इंप्रेशन को नहीं यूज़ करते, क्लोरीन वाले डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्ट नहीं करते।